यस, तो मैंने बताया पद, पदोन्नति, पद, पदोन्नति, अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो एसेंशियल थिंग फॉर ग्रोथ, नेसेसिटीज। अगर किसी का दसम भाव बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उस आदमी के जीवन में आवश्यकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको पूरा करते करते ही उसका सारा कर्म उसी क्षेत्र में खराब हो जाता है, सारा कर्म उसमें लग जाता है। तो है ना, तो नेसेसिटी जितनी भी है वो 10th हाउस। अब नाउ कम, अब है 11वां भाव। 11वें भाव को हम आय भाव कहते हैं। आय यानी प्राप्ति, यानी फ्रूट, मतलब किसी भी चीज का फल, कोई भी कार्य का फल जो है वो 11वां भाव और मून है। इसको आप याद कर लो कि आप कुछ भी करेंगे उसका फल जो है ना वो 11वां भाव और चंद्रमा है। मनोरथ, आय, मनोरथ, लाभ, आय, मनोरथ, लाभ, आगम, प्राप्ति, प्राप्तियां, है ना, आपके आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड ड्रीम्स, है ना, डिवोशन टू द गॉड, हाईएस्ट वैल्यू ज्वेलरी, ज्वेलरी इज हियर, ज्वेलरी इज हियर व्हेन दैट इज, वो जब एक्यूमुलेट करने के लिए रखी जाए, ये यूज करने की, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू ज्वेलरी यहाँ आएगी। बहुत ही महंगे वाहन, मतलब पालकी को यहाँ कहा जाता था। सुखपूर्व स्त्री की प्राप्ति, सुखपूर्व संतान की प्राप्ति, 11th हाउस। जवाई 10th हाउस में, जो मैं एक दो चीज और बता देता हूँ आपको कि 7th हाउस में मैंने आपको बताया जो भी हमारा प्रजनन प्रक्रिया है उससे संबंधित या हमारा यूरिनल ट्रैक है वो सारा 7वें भाव में आता है। 8वें भाव में हमारे जेनेटिकल पार्ट है, जो हमारे जेनेटिकल पार्ट है, आउटर जेनेटिकल पार्ट, बुध शुक्र मार्स से भी देखते हैं। और 8वां भाव, 9वां भाव जो है ना वो हमारी जांघें हैं, जो हमारा हिप है ना, हिप अगर राहु यहाँ पे हो, किसी स्त्री की कुंडली पे राहु यहाँ पे हो तो हिप बड़े हो जाते हैं। तो ये 9वां भाव। 10वां भाव, 10वां भाव जो है वो हमारा टखने, घुटने, 10वां भाव घुटने। और 11वें भाव में जो एंकल्स है, अपने नीचे के एंकल, पैर का ऊपर का हिस्सा, 11वां भाव, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल प्लेजर, जितने भी प्लेजर है उनका फुलफिलमेंट यहाँ होगा। आपके पर्सनल आनंद की जितने भी चीजें 11th हाउस। आपका विदेश गमन में भी भाव का भी योग रहता है, कम रहता है पर रहता है ना। आपके दोस्त, फ्रेंड यहाँ पे भी है, फ्रेंड यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो फ्रेंड है वो फास्ट फ्रेंड, आपके दोस्त, आपका जवाई, बाकी रिलीजन तो मैं स्थापित करके बताऊंगा। प्राप्ति, आगमन, सिद्धियां, 11th हाउस, डिवोशन टू गॉड, पर्सनल प्लेजर, है ना। और जितने भी प्रकार के फल, जो भी फल की प्राप्ति है वो यहां से आई। और तो हर भाव के विश्लेषण में उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, इस भाव का विश्लेषण अत्यधिक आवश्यक है। और इसके बहुत सारे हैं, वो मैं अभी आते जाएंगे, मैं बताता हूँ। 12वां भाव, 12वां भाव मोक्ष स्थान, सब अत्यधिक जो लोग भूल जाते हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत महत्वपूर्ण। हर कार्य की समाप्ति कैसी रहेगी, वो 12वां भाव, टर्मिनेटिंग हाउस।
कोई भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसकी समाप्ति कैसी रहेगी, वो यहाँ आएगी। यहाँ से अपन जो है ना नींद यहाँ से भी देखते हैं और नींद यहाँ से भी देखते हैं, नींद ये भी है। और दसम भाव से सात्विक या तामसिक नींद देखी जाती है, दसम भाव से सात्विक या तामसिक नींद देखी जाती है। ये नींद है, ये नींद है। नींद जो है चंद्र, शुक्र और चतुर्थ भाव, 12वां भाव, प्लेजर ऑफ बेड। प्लेजर ऑफ बेड में नींद भी हो गई एंड स्त्री पुरुष भी हो गया। जेल, बंधन, जितने भी प्रकार के हैं, जितने भी प्रकार के बंधन है, वो चाहे जेल में हो, चाहे आप किसी आश्रम में बंद हो जाओ या किसी मकान में बंद हो जाओ, जितने भी प्रकार के बंधन है 12वां भाव। अस्पताल 12वां भाव। ये नाम से कठिन कठोर मेहनत, अत्यधिक कठोर मेहनत, जिसको कि आप बयान नहीं कर सकते, वो कठोर मेहनत यहाँ। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य 12वां भाव है ना। इसके अलावा जो पॉजिटिव साइड में वो क्या है, दिव्य सुखों की प्राप्ति देता है, दिव्य चीजें प्राप्त कराता है। आपकी परचेजिंग पावर, आपका व्यय, आपकी परचेजिंग पावर, दिव्य सुख, दिव्य वाहन, दिव्य ज्ञान, आत्मोत्कर्ष करके आदमी को इतना महान कर दे कि वो बाद में मोक्ष को प्राप्त हो, वो एक अलग लेवल पे चला जाए। इसलिए यहाँ पे मीन राशि बैठती है। भगवान का मंदिर, शिवालय तो मीन राशि है, इतना बलवान हाउस है ये। इसके पॉजिटिव हो तो ये कितना लाभ कर सकता है, ये 12वां भाव। पृथकता, त्याग, हानि, पृथक हो जाए, कोई चीज हमसे छूट जाए, त्याग हो जाए, ये स्त्री का मरण यानी कि डाइवर्स। अब डाइवर्स जब देखने जाएगा कोई भी आदमी ने 12वें भाव का विश्लेषण नहीं करेगा, जबकि महत्वपूर्ण है ये 12वां भाव। स्त्री का मरण या डाइवर्स या पुरुष का मरण, वो दोनों साइमल्टेनियस हैं, तो ये 12वां भाव है ना। वुंड्स, आपके जो घाव लगते हैं वो। अस्पताल, ऋणों की वापसी, ऋणों की वापसी यही कराएगा, रोगों से मुक्ति यही कराएगा। इतना महत्वपूर्ण 12वां भाव। और बहुत सारे हैं, बहुत मोक्ष स्थान भी कहा गया है इसको, 12वें भाव। तो ये मैंने 12 भाव के कारकत्व तो आपको बताए। सप्तम भाव जो है ना वो गौरी का भी है, दहेज का, और स्त्री का दहेज अष्टम भाव, यानी स्त्री का मांगल्य भी अष्टम भाव, स्त्री का मांगल्य भी अष्टम भाव होता है ना। स्त्री का सुहाग करो, मांगल्य करो, वो भी अष्टम भाव है, और दहेज जो है ना वो सप्तम भाव होता है। 12वां भाव जो है ना दुर्भाग्य, कठिन मेहनत। आदमी को अगर 12वें भाव की वो हो तो हर चीज की परिणति, और अगर ये खराब है तो कितनी मेहनत कर लेगा, अंत में रिजल्ट है ना उसको नेगेटिव मिलेगा, वो 12वां भाव। ठीक है ना। और बहुत सारे आएंगे, अब मैं बहुत सारे लिखाऊंगा, है ना। ये 12 भाव, ये 12 भाव के कारकत्व तो मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो, आप हर चीज को देखो। आप देख रहे हो यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप फट से देख लो आपका 3rd हाउस की क्या स्थिति है, आपके 9th हाउस की क्या स्थिति है, और आपका चंद्रमा में कोई आपका जन्म चंद्रमा से कोई पाप ग्रह तो नहीं जा रहा, आप फट से देख सकते हो। तो इन भावों के कारकत्व तो अगर आपको जितने ज्यादा याद होंगे वो उतना आपको लाभ होगा। हमारा जो पगथली है वो यहीं आती है, तो हमारी पगथली है ना वो यहीं आती है। इसके अलावा जो लार्जर उस पर अब बात करते हैं, संपूर्ण बॉडी यहाँ है, वो पूरा शरीर यहाँ है, ये मुख क्षेत्र यहाँ है, ये जो ग्रीवा क्षेत्र यहाँ है, यहाँ डायफ्राम है आपका, यहाँ पेट क्षेत्र है, यहाँ पीठ है, यहाँ आपका जो वस्ती प्रदेश है, यानी हम नाभि से और जेनेटिकल पार्ट के बीच के अगर 2 हिस्से करें तो वो जो लाइन आएगी वो यहाँ पे है, आपके जेनेटिकल्स यहाँ है। आपका जो स्नायु तंत्र है
आपका जो स्नायु तंत्र है, यानी कि आपकी जो नसें हैं, वो 9वां भाव है ना। और जो आपका स्केलेटन है, आपकी हड्डियां हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, जो आपकी हड्डियां हैं और हड्डियों के जो जोड़ हैं, वो 10वां भाव। खून और खून का संचरण 11वां भाव। खून का संचरण 11वां भाव। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य खून के संचरण को प्रभावित कर देता है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि 11वीं राशि में बैठा हुआ सूर्य जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम देता है। ठीक है। समस्त शरीर में कफोत्पादन। कफोत्पादन का मतलब होता है समस्त ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो सारे शरीर को परेशान करे, सूजन आ जाए, उसमें विष व्याप्त हो जाए, कुछ भी है ना, वो 12वां भाव। विष जो है वो 8वां भाव है, जहर वो 8वां भाव है, विष है ना। जो तंत्र मंत्र है, इसके अलावा रेप्टाइल्स जो इसमें आते हैं वो मैं बाद में लूंगा। ठीक है। तो 12वां भाव, तो ये रोग भी आपको थोड़े थोड़े आइडिया हो जाएंगे कि 12वां भाव जो है कितना महत्वपूर्ण रखता है। कभी एक्सीडेंट होकर किसी आदमी के वुंड हो जाए तो मान के चलो उसका 12वां भाव में पापत्व आया हुआ है ना, तो वो अस्पताल जाएगा वुंड की रिपेयरिंग के लिए, उनके सही होने के लिए। ठीक है ना, वो 12वां भाव। ठीक है। और बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो केंद्र भाव है ये सत्वगुण स्थान है, ये सत्वगुण स्थान है। मैं अभी केंद्र की बात करता हूँ। केंद्र में आप देखेंगे कि सारी चर राशियां हैं, मतलब ये चर स्थान, राशियों को मत पकड़ो, आप राशियों को भूल जाओ, ये चर स्थान है। आप तो यूं मानो ये क्या है, केंद्र जो है वो चर स्थान है, ये चर स्थान है। चर का मतलब चलायमान, गतिमान, जो चलता रहे लगातार, जिसमें वृद्धि होती रहे, जो अपने आप को लगातार एनहेंस करता रहे, फोर्टिफाइड करता रहे, बलवान करता रहे, है ना, वो चर। यानी कि ब्रह्मांड की शक्तियों को लेकर अपने आप को बलवान करे, ब्रह्मांड की शक्तियों की साधना करे। अब वो साधना से अपने आप को बलवान करे। बलवान में क्या क्या होगा? सबसे पहले लगन। कोई व्यक्ति अगर अपने लगन को बलवान करता है तो हमेशा उत्तमता को प्राप्त होगा, हमेशा सक्सेस को प्राप्त होगा। तो हर आदमी को अपनी लगन को लगातार बलवान करना चाहिए, लगातार जितना प्रयास करे उतना। सुख चलायमान हमेशा बढ़ने चाहिए, यानी आपको इस प्रकार से कार्यविधि हो, आपके सुख बढ़ते रहे, आपका भूमि भवन बढ़े, आपके खेत खलियान बढ़े, आपका पशुधन बढ़े, आपका जमा धन बढ़े, है ना, वो सब चीजें होता हो। सुख ये जितना बढ़ेगा उतना आनंद है। इसलिए चलायमान, यहाँ स्थिरता नहीं चाहिए, यहाँ बढ़ना चाहिए। सप्तम भाव आपकी काम शक्ति, पुरुषार्थ की ताकत। काम शक्ति से मतलब पुरुषार्थ की ताकत, बल, जोश, है ना, वो सप्तम भाव। आपका पुरुषार्थ बढ़े, आप जितना उसको बढ़ाओ उतना उत्तम, जितनी खुशियों को बढ़ाओ उतना मजा। तो चलायमान होनी चाहिए, और बढ़े और बढ़े और बढ़े। आपका जमा धन, संग्रह धन द्वितीय भाव और सप्तम भाव, जैसे मैंने बात की। और विदेश में भी धन का संग्रह नहीं होता है। बचत और बचत की प्रवृत्ति सप्तम भाव। ये मैं आपको बहुत गहराई वाली चीजें बता रहा हूँ जो साधारणतः आपको किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन आप प्रेडिक्शन करेंगे आपको बहुत काम आएगी। और ये मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य है ना। तो इसको हमको लगातार बनाना चाहिए, ये भी चर होना चाहिए। अब पहले के जमाने में क्या था, बहुत स्त्री बहु स्त्री सुख को भी सुख माना जाता था, उसको दुख नहीं माना जाता। भाग्यवान को मिलती थी बहु स्त्री, बहु विवाह थे पहले, बहुत सारे लोग कुंवारे मर जाया करते थे, स्त्री नहीं मिलती थी। और बहुत सारे लोगों के लिए 3-3, 4-4, 5-5 पत्नियां होती थी। आज वो कानूनी रूप से बंधित हो गया तो वो बात अलग है,
उसको भी सुख कहा गया, वो भी बढ़ाने की बात करी जाती है ना। जितनी पत्नियां होंगी उतनी संतानें होंगी, उतना बड़ा कुनबा होगा, उतनी ज्यादा खुशियां बढ़ेगी। पहले के जमाने में जीतता कौन था? जिसके पास बाहुबल हो, बड़ा परिवार हो, बाहुबल हो, क्योंकि हर चीज ताकत से ही प्राप्त थी। इसलिए ये दसम भाव कर्म, कर्म स्थिर नहीं होना चाहिए, कर्म चलायमान, चलता रहे, लगातार अपने कर्म में शुद्धि करो, विश्लेषण करो उसका, क्या कमी रह गई देखो, उसको बढ़ाओ, कैसे उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, क्या मेरे से गलती हो गई, उनको दूर करो, लगातार एनालिसिस करो, हर रोज एनालिसिस करो। बल्कि रात को सोते वक्त आप सबसे पहले 5-7 मिनट एकांतवास में या अपने बेड पे ही मन को एकाग्रचित करके आपने दिन भर में जो कर्म संपादित किया उसका विश्लेषण करो। अगर आपको वो सफलता नहीं मिली, वो लाभ नहीं मिला, वो फल नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो ये देखो कि क्या कमी रह गई, उसको दूर करो। तो कर्म चलायमान होना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? जिसका लगन भी चर हो, राशियां आएगी, भाव तो चर है ही है, यहाँ पे चर राशि हो और यहाँ पे भी चर राशि हो, यहाँ होगी तो यहाँ चर राशि होगी, और उनके दोनों के स्वामी बलवान और संबंध कर ले, वो आदमी जिंदगी भर सुख पाता है, वो आदमी जिंदगी भर सुख पाता है, उसके कर्म निरंतर बढ़ते चले जाते। तो ये क्या है? चर स्थान क्या है? ये मेरा इनर पार्ट है, इसको मेरे को हमेशा एक्सेल करना है, इसको एनहेंस करना है, इसको बढ़ाना है। इसको जितना मैं फैलाऊंगा, जितना इसमें शुद्धि लाऊंगा, जितना इसमें उत्तमता लाऊंगा, जितने इसमें परफेक्शन लाऊंगा, मेरा इनर पार्ट बलवान होगा तो मेरे साइड की चीजें ऑटोमेटिक बलवान होंगी। मेरे पास बहुत अच्छा शरीर है, मैं बहुत अच्छा कर्म करता हूं, है? मेरे पास सारे साधन सुख के हैं, खुशियां सारी मेरे पास उपलब्ध है और वो लगातार बढ़ रही है, तो मुझसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन? तो ये चर स्थान है, ये चर स्थान है। अब बात करते हैं 2, 5, 8 और 11। धन स्थिर होना चाहिए, ज्ञान स्थिर होना चाहिए, मतलब जो आपने ले लिया वो आपके सब कुछ इस मायने फिट हो जाए। आपका परिवार में स्थिरता होनी चाहिए, इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये स्थिर भाव है, 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर भाव। आपका जो विवेक है, जो मैंने कारकत्व बताए यहाँ पे, वो आपके स्थिर होते चले जाएंगे, यानी उनको स्थिर करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। वो जितना स्थायित्व को प्राप्त होंगे, आपकी बुद्धि जितनी स्थिर होगी, अपन कहते हुए ना कि यार स्थिर बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है, फिकल माइंड खराब। तो वो आपकी आयु या जो भी चीजें मैंने बताई वो आपकी आय, स्थिर आय आपको लगातार आ रही। स्थिर आय मतलब स्थिर है, ये मिलना ही है। 3, 6, 9, 12 ये दिशुभाव, ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। अब इसमें भी अगर कोई ग्रह 15 डिग्री से ज्यादा का बैठा है तो वो आपको उत्तम परिणाम देगा, वो आपको उत्तम परिणाम देगा, है ना। तो आपको ग्रह के हिसाब से देखना पड़ेगा वो स्थिरता को प्राप्त हो रहा है या वो चरता को प्राप्त हो रहा है। ये दिशुभाव है, यानी कि यहाँ व्यक्ति इन भावों के प्रयोग में व्यक्ति को अपने दिमाग का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए कि कब उनको चलायमान करना है, कब स्थिर करना है। ये इन भावों का विवेचन आदमी को बहुत दिमाग से स्थिरता के साथ बैठ के करना चाहिए, कब उसको इन भावों को, कब उसको शक्ति का प्रयोग करना है, कब उसको पराक्रम करना है, कब उसको स्थिर होना है। तो भाई अब मेरे को यहाँ रोकना है, सेना ने आक्रमण कर दिया, भाई ये सीमा आ गई, अब मेरे को आगे नहीं जाना, वो निर्णय, वो ये 3, 6। दवा आपको ले रहे हो तो एक सीमा के बाद आपको दवा बंद करनी है, छठा लेनी है या बंद करनी है ना। ऋण कितना लेना है? अनलिमिटेड नहीं लेना भाई। मेरा अगर ऋण जो मैं उसको रीपेइंग कैपेसिटी है, वहां मेरे को निर्णय लेना भाई इतना, मैं इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे व्यक्ति को बहुत
विवेक का उपयोग करना चाहिए। ये द्विस्वभाव है। हम प्रवृत्त युग में हैं, प्रवृत्त समाज में हैं। अगर हम प्रवज्जा को प्राप्त, नवम भाव प्रवज्जा की ओर लेके जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, सात्विकता की तरफ लेके जाता है, तीर्थ यात्रा की तरफ लेके जाता है। और हमारा शास्त्र क्या, धीरे धीरे उसको अगर हम लेते हैं अंदर, तो वो धीरे धीरे कहता है कि भाई आपको भोग प्रवृत्ति से दूर होना है। अब कोई व्यक्ति 30 साल का है, उसको ये कहा जाएगा यार भोग प्रवृत्ति से दूर होना है, तो वो उत्तम नहीं है। लेकिन एक 50 साल का हो गया, या जैसे हमारे पहले कहा गया 60 साल का हो गया, तो उसको तुरंत द्विस्वभाव बदल देना चाहिए, वो चीज को छोड़ देनी चाहिए। तो ये द्विस्वभाव, पारवा भाव, द्विस्वभाव। 12वें भाव से जितने भी कर्म है उनका विश्लेषण करके उनको कब किस सीमा तक करना है, ये द्विस्वभाव। तो ये इनमें दोनों स्वभाव है, चर का भी और स्थिर का भी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात। इसके बाद 1, 5, 9 ये धर्म स्थान है। क्या है? धर्म स्थान। इसलिए आपने देखा होगा भाई जो कुछ करेगा ये करेगा, धर्म की प्रवृत्ति जो भी है। पहला भाव, दूसरा भाव, वो 5वां भाव, 9वां भाव धर्म स्थान है। यहाँ आपकी जितने भी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं से मेरा मतलब ऐसी क्रियाएं जो आपके मन मस्तिष्क को सात्विकता की ओर ले जाकर, आध्यात्मिकता की ओर ले जाकर आपके जीवन को उत्कर्ष करने के आयामों को देते हुए ऐसा क्रियाकलाप बना देते हैं कि आप भगवान से लयबद्ध होकर इस जीवन को खुशियों के साथ भोगते हैं और इसके बाद आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये धर्म स्थान। अब मैंने जितने कार्यकर्ता बताए वो धर्म से रिलेटेड जितने हैं वो यहाँ देखना, ठीक है। 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 ये अर्थ स्थान। पैसा, अर्थ मतलब पैसे से नहीं, अर्थ का मतलब वो साधन जिससे आपकी जरूरी जरूरतें पूरी हो, जो आपकी नेसेसिटीज हैं उनके लिए जो चीज चाहिए वह अर्थ है। अब वो अर्थ कितने प्रकार का भी हो सकता है, वो आपको आएगा दूसरा, छठा और 10वां भाव। तो जब भी आप अर्थ की बात करेंगे, यानी कि वो रिसोर्सेज जो आपके जीवन को चलाएंगे, आपके परिवार का पालन पोषण करेंगे, तो आपको दूसरा, छठा और 10वें भाव का विवेचन करना चाहिए। अब अर्थ मैंने इसमें आपको समझा दिया कि इनमें कौन कौन से अर्थ छिपे हुए हैं अर्थ की, ठीक है। अभी मैं एक एक पे आऊंगा दोबारा। अभी मैं आपको 30 फिर आता है धर्म, अर्थ, काम, 3, 7 और 11। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम। काम का मतलब लस्ट, डिजायर्स, ड्रीम्स, हॉबीज, है ना, होप्स, आशाएं, मन की चाहतें, उमंगे, है ना, उल्लास के लिए, पर्सनल प्लेजर, सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल प्लेजर, है ना, वो सब कौन सा 3, 7, 11 जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये काम स्थान है। काम का मतलब इस पर्टिकुलर चीज से नहीं जोड़िए, ये सब चीजें जो आपको आनंद देती हैं, जो आपको खुशियां देती है, वो सब चीजें 3, 7, 11। तो जब भी हम काम की बात करेंगे, किसी व्यक्ति के सप्तमेश अगर तृतीय में गया, सप्तमेश अगर तृतीय में गया और यहाँ पे बैठे हुए कारक मंगल के साथ है, तो व्यक्ति अत्यधिक कामी हो जाएगा, यानी उसकी डिजायर बहुत होंगी। इसलिए ही मंगल को सबसे ज्यादा डिजायर किसी को होती है तो मंगल को, सबसे ज्यादा डिजायर किसी के पास है तो वो मंगल के पास। तो वो कैसी डिजायर करेगा, मेरे को स्त्री भी चाहिए, मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को राज भी चाहिए। अब यही काम अगर जुपिटर करेगा तो क्या करेगा, उसकी डिजायर क्या होंगी कि मेरे को सात्विकता के साथ चाहिए, सब चीजें आनंद के साथ चाहिए, ज्ञान के साथ चाहिए, है ना, मेरे को आध्यात्मिकता चाहिए। तो वो उसका काम क्या है,
काम बदल रहा है। तो ये काम की परिभाषा को उस ग्रह से प्रभावित करना। तो ये 3, 7, 11 जो है ये काम स्थान है। अब 4, 8, 12 ये जो है ना मोक्ष स्थान है। 4, 8, 12 मोक्ष स्थान कहे गए हैं। ये और ये तो समझ में आएगा, ये क्यों कहा गया मोक्ष, ये क्यों कहा गया? तो ये जो भाव है ना, वो आपका वो परिवार जो जिसको आपने बनाया है, वो परिवार जिसको आपने बनाया वो ये है। परिवार से जो भी लाभ है, आपको सपोर्ट है, वो रिसोर्सेज, वो यहाँ पे आपका मन, ये जो है ना ये स्थान, यहाँ आपका मन लाइट करता है। तो मोक्ष कब होगा? जब आदमी के मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा हो। तो यहां से वो इच्छा जागृत होगी, यहाँ पूर्ण होगी, और यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ही 12वें में बैठे हुए केतु को मोक्ष कारक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, 12वां केतु मोक्ष कारक होता है। पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, कंप्लीशन, एंड वो वहां से आत्मा को लेके ऊपर उठ जाएंगे, ये मोक्ष। ठीक है, तो ये मोक्ष स्थान मैंने आपको बताया था, ये सतोगुण है। यहाँ जो भी ग्रह आएगा वो सतोगुणता की प्रधानता को स्थापित करेगा। ये भाव 2, 5, 9, 11 ये रजोगुणी भाव हैं। यहाँ पे आदमी को क्रियामान रहना पड़ता है, क्रियामान रहने में ही उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और 3, 6, 8, 12 ये भाव मैंने कहते हैं तमो प्रधान है। मैं ये भावों की बात कर रहा हूं। इसी के साथ मैंने आपको समझाया था कि ये केंद्र है, 2, 5, 8, 11 पणफर है, और 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम भाव है। अपोक्लिम मतलब सपोर्टिव। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि 3, 6 और 11 भाव त्रिसड़ाए हैं, इनको सबसे ज्यादा पापी कहा जाता है। 6, 8, 12 त्रिक स्थान है, द्वि स्थान है, छिद्र भाव है ना। 4 और 8 जो है वो चतुरस कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये भावों की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर भावों के मैंने नाम भी बताए थे कि ये तन है, ये धन है, ये पराक्रम है, ये सुख है, ये पुत्र भाव भी कहते हैं, इसको कोई बुद्धि भाव भी कहते हैं। पुत्र भाव है, ये रोग रिपुरिन रोग भाव है, शत्रु भाव है, इसको शत्रु भाव भी बोलते हैं। ये काम भाव है, पत्नी भाव है ना, काम भाव बोलते हैं इसको। ये मृत्यु भाव, और इसको आयु भाव बोलना। ये भाग्य भाव है, ये कर्म भाव है, ये लाभ, और ये व्यय, हर तरह का व्यय। 12वां भाव हर तरह का व्यय, मतलब हर कार्य का ट्रिब्यूशन, हर कार्य की समाप्ति। व्यय मतलब खत्म होना। अब किसी का 12वें भाव में अगर शुभत्व है, 12वें भाव में शुभत्व है, तो उसके हर कार्य की परिणति उत्कृष्ट होगी, उसका फिनिश बहुत शानदार होगा। यानी वो कुछ भी करेगा उसको कुछ मिलेगा ही, उसकी स्वयं की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। मैंने एक चीज और बताई थी आपको, बड़ा ये 2 भाव, द्वितीय भाव मारक और सप्तम भाव मारक, इनको मारक भाव कहा गया है। ये मरणकारी होते हैं,
और ये हमेशा कारक और मारक दोनों है ना। जब इनके साथ मृत्यु तुल्य कोई ग्रह की या मृत्यु देने वाले ग्रहों की दशांतर हो जाती है तो ये मारक हो जाते हैं, अन्यथा ये कारक का काम करते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये दो मारक स्थान है, क्यों है वो अभी मैं क्लियर करता हूँ। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर भाव का सप्तम भाव उसका कंप्लीशन या उसका अपोजिट भाव है, जो मैंने आपको समझाया। अब जैसे ये शुभ भाव था, इसकी मृत्यु कब होगी? मैंने इसका ये शरीर है मेरा, ये तन। पहले मैं आपको मृत्यु समझा। देखिए अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा भाग्य है, ये नवम भाव जो है हमारा भाग्य है। और मैंने अभी आपको बताया ये 12वां भाव है ना, व्यय होता है, ये व्यय भाव है। तो हर भाव का 12वां भाव क्या है? व्यय भाव है। हर भाव का 12वां भाव उसका व्यय कराता है, उसका त्याग कराता है, उसकी पृथकता कराता है, उसकी हानि कराता है। ठीक है। तो 12वें का व्यय यानी अष्टम भाव, यानी भाग्य का व्यय, भाग्य का व्यय यानी कि भाग्य का व्यय मतलब आपका भाग्य, मतलब आपका व्यक्ति स्वयं का व्यय। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सबसे खराब भाव, यानी इसलिए इसको मृत्यु भाव कहा गया है। यानी भाग्य का जो व्यय करे उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए अष्टम भाव को कहा गया मृत्यु भाव। ठीक है ना। और मृत्यु का भी व्यय, अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था आयु को लेनी है, आयु शब्द के रख के ही इसका बात करनी है। तो आयु का भी जो व्यय कर दे, आयु का भी जो व्यय कर दे वो सप्तम भाव, आयु का भी व्यय सप्तम भाव, इसलिए इसको क्या कहा गया? मारक। अब अष्टम का अष्टम तृतीय भाव, अष्टम का अष्टम, अष्टम का अष्टम, भाई ये अष्टम भाव है, इसका अष्टम भाव, तो ये भी मृत्यु भाव है। इसका व्यय भाव द्वितीय भाव, इसका व्यय द्वितीय भाव, इसलिए इसको मारक कहा गया। तो ये आयु, आप आयु मान के चलना, आयु और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आयु मानोगे तो आपको इजीली याद होगा। तो आयु का व्यय मारक, इसलिए इन दोनों भावों को मारक माना गया है। शास्त्रों पे इनको ये लेके बहुत विवेचन है कि इनमें प्रबल मारक कौन है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस पे अलग अलग वो किया है, लेकिन अंततः सबका एक ही मत था कि सबसे प्रबल मारक ये है और द्वितीय मारक ये है। आप समझ गए मारक क्यों कहा जाता है? हर भाव का 12वां भाव उसका मारक है, उसका व्यय है। इसलिए सुख का व्यय क्या है? कर्म। सुख की मृत्यु क्या है? कर्म। कर्म करने के लिए सुख छोड़ना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी कर्म छोड़ देता है तो उसको तन का सुख मिल गया, आराम से बैठ जाए। तन की मृत्यु सप्तम भाव। इसको और वृहत रूप में समझिए कि ये भाव जब एक्टिवेट होता है तो यहां पत्नी कही गई है, जो मैंने बताया आपको। तो जैसे ही व्यक्ति का विवाह होता है तो उसका जो उसमें दो पार्ट हो जाते हैं कि वो अपने बहुत सारे समय में से उसको अपनी पत्नी को समय देना है। तो यानी कि उसकी मृत्यु शुरू हो गई। साथ ही जो हम भौतिक क्रियाओं में जाते हैं वो भी शरीर को छीन करते हैं, जैसा आप समझते हैं। तो वो भी क्या हो गया? यानी शरीर को छीन करके सुख की प्राप्ति करता है, तो वो भी मृत्यु उत्पन्न करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये मृत्यु ये हो गया। अब इसके बाद उसके संतान हो गई, यानी उसके कुटुंब का एनलार्जमेंट हो गया, संतान हुई, तो द्वितीय भाव उत्पन्न हुआ। कुटुंब बढ़ते ही यहाँ पे पहली पत्नी आई, कुटुंब बढ़ा, दूसरी संतान होते ही ये भाव और एक्टिव हो जाता है। तो ये भी इसको मारक कहा गया। ये भी एक कारण देते हैं लोग, लेकिन बड़ा कारण ये है। तो हर भाव का सप्तम भाव उसका मारक है, या दूसरे शब्दों में वो उसका कंप्लीशन है।
बिना इसके आपका कंप्लीशन नहीं हो सकता, और अगर आप दोनों नहीं मिले तो आपका पंचम भाव संतान नहीं है। तो आपका कंप्लीशन हाउस भी कह सकते हो आप। अगर आपको सुख पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करोगे तो सुख पाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है हर भाव का। आपकी पर्सनल डिजायर्स हैं तो आपका विवेक है तो आपको लाभ होंगे, आपके अंदर विवेक है, लाभ होंगे। आप पराक्रम करेंगे तो आपका भाग्य वृद्धि होगा।